Assalamu alaikum. Open your SST books. Lesson number 14, The Struggle of Independence. In this lesson, we study about how the struggle of independence of subcontinent towards Pakistan. Okay, look at this book. If you have this book, then this lesson number is lesson number 15 एंड 16. ओके, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो इसमें जो आपके हैं लेसन नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों लेसन मर्ज किए हुए हैं उन्होंने, जो उनकी न्यू बुक है. इज इट क्लियर? गॉट इट? ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक. द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, Europeans and subcontinent. So सबसे पहले the first European visitor to the subcontinent were Portuguese trader who arrived here during the 16th century. और वो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट की तरफ आए. उन्होंने जब यहाँ आए तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए. डिफरेंट स्पाइसेस, फ्रूट्स, क्लॉथ materials and colors and textures and jewelry, not only diamond, gold and these kind of things, other more precious gems. So first Portuguese was Vasco da Gama, who landed at Calicut, now it's known as Kolkata, west coast of India in 1498. तो सबसे पहले जो यूरोपियन 1498 में वो थे वास्को डा गामा, पोर्तुगीज़ के. देन आफ्टर अ टाइम इन 1600 सर थॉमस राउस केम एज एम्बेसडर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड ऑफ कोर्ट मुगल एम्पर जहांगीर के टाइम पीरियड में. फिर जो सर थॉमस राव थे वो एम्बेसडर बन के आए थे और यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग करनी थी और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी. और इसी तरह वो जो है ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की. ट्रेडिंग में वो ये करते थे कि यहाँ का रॉ मटेरियल जो थे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी यानी फैक्ट्रीज़ नहीं थी, तो वो यहाँ का रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन यानी बरतानिया लेके जाते और वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ में वो लोग जो है वो और फिर उसके बाद इस तरह ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया. ओके, उसके आफ्टर दैट डच यानी फ्रांस के लोगों ने भी आके यहाँ पे वही सिस्टम अपनी फ्रांस इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी बनाई. और उनका ये था कि वो जो है यहाँ से रॉ मटेरियल लेस प्राइस में, चीप प्राइस में ख़रीदते और वहाँ जाके फिर उसको प्रोडक्ट बना के दुनिया में सेल करते और डबल पैसा कमाते. फिर पहले तो 17th सेंचुरी में फ्रेंच और ब्रिटेन इन दोनों ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के दरमियान इश्यूज़ थे, क्योंकि वो उन लोगों को ये था कि फ्रेंच वालों को जो जाहिर सी बात है जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे जिनको वो ज़्यादा पैसे मिलते थे वो उन्हीं को अपना सामान सेल करते थे. इस तरह जो है ब्रिटेन्स को नुकसान हो रहा था. तो फिर पहले तो 17th सेंचुरी में उन्होंने डच यानी फ्रांस के लोगों को यहाँ से सब कॉन्टिनेंट को छोड़ने पे मजबूर किया. उसके बाद फिर 18th सेंचुरी में उन जैसे मुग़ल जो एम्परर थी यानी वो जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा था और उनकी जगह, क्योंकि मुग़ल एम्परर या जो वीक हो रही थी, तो उसकी जगह फिर राजपूत, मराठा, सिख्स ये और जो है वो अपनी अपनी स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. और इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा लिया वो आपके ब्रिटिशर्स ने थे, क्योंकि मराठास और राजपूत और ये लोग तो सिर्फ अपनी अपनी स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे ना, ये सिर्फ अपनी स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. लेकिन जो मुग़ल एम्परर था वो तो पूरा सब कॉन्टिनेंट को होल्ड करता था. तो उसके वीक होने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को हुआ. और इसी तरह फिर इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू रूल द होल सब कॉन्टिनेंट. और उस तरह फिर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मुग़ल 1857 की जो वॉर जो है वो लास्ट स्टेप था मुग़ल एम्परर मुग़ल किंगडम का. और उसके बाद वो वैनिश्ड हो गई, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गई. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857.
अच्छा, अब द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे स्टार्ट हुई? इन 19th सेंचुरी जब 1800 स्टार्ट हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, तब वो गवर्नमेंट नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर एरिए को होल्ड कर रही थी। जो मुग़ल किंगडम थी वो सिर्फ दिल्ली सिटी तक रह गई थी, या उसको कहें कि वो सिर्फ नाम की सल्तनत थी। रूल्स और रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चल रहे थे। अच्छा, अब इन लोगों ने अपनी आर्मी बना ली थी। अच्छा, बहादुर शाह सफ़र जो लास्ट एम्परर थे, वो क्योंकि सालाना मंथली, जो मंथली वो पैसे लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए वो जो ब्रिटिशर्स करना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट में वो करते, और वो मज़े से अपने पैसे लेके बस उस दिल्ली अपने जो महल है पैलेस में आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। बट इन 1857 जब एक बुलेट उन्होंने, ग्रीस्ड बुलेट विद द फैट ऑफ एनिमल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो बुलेट जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए नाकाबिले कबूल थी, क्योंकि उस बुलेट में जो है फैट एनिमल यूज़ किया गया था, दो किस्म के, जिसमें एक तो मुसलमानों को उसको टच करने का बिल्कुल फॉरबिडन, यानी हमारे लिए हराम था, और हिंदू क्योंकि आप जानते हैं कि वो गाय को मुकद्दस मानते हैं, तो उसके लिए उनको मुंह में डाल के उसको चलाना बिल्कुल वो था। इसलिए उन्होंने इस चीज़ से जब इनकार किया, तो वहाँ से फिर एक वॉर स्टार्ट हुई। हिंदू एंड मुस्लिम्स ने ये वॉर स्टार्ट की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। हिंदूज़ और मुस्लिम नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज थे, तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो है वो हार गए, और उसके बाद टोटली डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर सब कॉन्टिनेंट आ गया। अब उसके बाद हिंदुओं ने एक फॉरवर्ड स्टेप लिया, और उन्होंने बड़े चालाकी से तमाम जो मुद्दा है, तमाम ब्लेम्स हैं, वो मुस्लिम्स पे डाल दिया। Then, the Indian National Congress. Some educated people rightly thought that no progress could be made just by fighting the Britishers. They got together in 1885 and started a political party, INC. INC, Indian National Congress. They felt that by their having political organization, they could be one rule their own country. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली स्टार्ट में तो सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए बनी, लेकिन ग्रेजुअली वो सिर्फ हिंदू पार्टी रह गई। देन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ नेशनल कांग्रेस वर हिंदूज, ऑल्दो देयर वर सम मुस्लिम्स मेंबर। इन 1906 जो था 1906 यानी 1906 में सूबा प्रोविंस बंगाल के कैपिटल ढाका में सिटी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों की जमात का बुनियाद रखी गई थी। इस क्यों रखी गई, क्यों ये पार्टी बनाएगी, उसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सूबा बंगाल, सब कॉन्टिनेंट का जो प्रोविंस बंगाल है, वो इंडिया का बंगाल का सूबा और पूरा बांग्लादेश, इन सब को मिलाकर एक प्रोविंस या एक स्टेट बनता था उस टाइम पे, ठीक है। जो बांग्लादेश वाला है इसको ईस्ट बंगाल कहते थे, जो इंडिया वाला है उसको वेस्ट बंगाल कहते थे, और तब ये पूरा एक सूबा था। उस टाइम जो उस टाइम के वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कहा कि इस तरह जो है पूरे सूबे की वो जो फुलफिल नहीं हो रही रिक्वायरमेंट्स, उनको वो पूरी तरह हकूक़ नहीं मिल रहे, या प्रिविलेजेस उनको नहीं मिल रहे, या बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी था, जो ईस्ट बंगाल था वो आपका मुस्लिम मेजॉरिटी था। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी। उससे हिंदुओं को तो नुकसान नहीं हुआ भी होगा, लेकिन मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो ईस्ट बंगाल है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, जो चीज़ हिंदुओं को बिल्कुल नाकाबिले कबूल थी। तो हिंदुओं ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात की। तो इस सिनेरियो में फिर मुसलमानों ने जो अलीगढ़
के पढ़े हुए थे, जो सर सैयद अहमद खान ने MA कॉलेज यानी मोहम्मदन अली एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बुनियाद डाली, और वहाँ से फिर वो कॉलेज बना, और वहाँ से जो स्टूडेंट पढ़े हुए थे उन्होंने मिलके फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात बनाई, और इस जमात ही ने आगे जाके कायदे आज़म के मातहत होके या कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान हासिल किया, पाकिस्तान बनाने में, लोगों की सोच बनाने में उनकी मदद की। सॉरी। फिर इंडिपेंडेंस का वो टाइम सुनो कि 1940 में, 1930 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो है वो सेपरेट स्टेट का आइडिया दिया, और फिर उसकी स्ट्रगल हुई। फिर 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुआ तो 7 इयर्स की स्ट्रगल के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को जो है पार्टीशन हो गई। तो ये थी वो स्ट्रगल जो हमने आपको समराइज करके बताई, लेकिन इस स्ट्रगल को पूरा करने में कितना वक्त लगा और कितनी कुर्बानियाँ हुई वो अनगिनत है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। सर सैयद अहमद खान पर्सन जिन्होंने मुसलमानों को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि फ़ाइट के साथ ही नहीं आप कुछ कर सकते, कलम के साथ और एजुकेशन के साथ, यानी पेन एंड एजुकेशन आर द की थिंग्स फॉर द स्ट्रगल एंड फॉर द सक्सेस। और इन्हीं के जो स्कूल, इन्हीं ने जो एक सोच मुसलमानों में डाली, जो सोच मुसलमानों को दी कि नहीं, हमें दुनिया के साथ चल के अपने पर्पसेस या अपने मकासद को पूरा करना है, वो इन्होंने हमें सिखाया। और उसके बाद फिर इनके ही स्कूल से जो बाद में कॉलेज बना, निकले हुए स्टूडेंट्स ने मुसलमानों को एक पॉलिटिकली थॉट के ज़रिए एक पॉलिटिकल पार्टी दी, जिसके थ्रू उन्होंने जो है पाकिस्तान हासिल किया। इलामा मोहम्मद इकबाल was born Sialkot in the Punjab. Ilama is the title meaning of great scholar. बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे इन्होंने भी। पाकिस्तान का जो सेपरेट नेशन होना चाहिए, जहाँ पे इस्लामिक जमहूरिया होना चाहिए, जहाँ पे इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी हम बसर कर सकें, वो यही थे जिन्होंने दिया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, रीडिंग आप लोग सब घर पे बैठ के इंपॉर्टेंट लाइन जितनी भी है वो आप लोग अंडरलाइन करेंगे। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बॉर्न इन 1876, डाइड इन 1948। कायदे आज़म, जैसे आप बचपन से अभी भी पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने, मतलब ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने ही इज़ द फाउंडर ऑफ द नेशन एक्ट। जब उन्होंने, लेकिन पहले कायदे आज़म ने हिंदू और मुस्लिम्स को साथ रखने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम एक ही कंट्री में रहते हो, और हमें, वो ब्रिटिशर्स के उसमें थे कि ब्रिटिशर्स से हमें राइट्स लेने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और उन्होंने जब हिंदुओं के साथ या उनके काम किया, देन ही रियलाइज कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक मुल्क में नहीं रह सकते। और उसके बाद उन्होंने फिर एफ़र्ट की और आखिरकार हमें 14 अगस्त 1947 में जो है पाकिस्तान हासिल हुआ। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर की थॉरो रीडिंग मस्ट है। इस चैप्टर की हर ईयर, हर डेट याद करना आपके लिए मस्ट है। उसको अंडरलाइन करें और उसको जो है आपने अच्छी तरह, इस चैप्टर को आपने 3 से 4 दफ़ा रीड करना है, राइट, और बहुत अच्छी तरह चलना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, अब कम टू द कॉपी वर्क, बट फर्स्ट लुक एट द वर्क पेज। चलिए मैं आपको